Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about heatsink and selection of heatsink. तो देखिए, जब भी हम किसी भी पावर डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अगर इस एक्सेस हीट को डिसिपिएट ना किया जाए इनटू द एनवायरनमेंट, अगर ये जो हीट है इस हीट को बाहरी वातावरण में ट्रांसफर ना किया जाए, जो हमारे डिवाइस है इस डिवाइस के परमानेंटली डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो पावर डिवाइसेस हैं उन पावर डिवाइसेस को हीट सिंक पर माउंट करने की नीड होती है। देखिए, हीट सिंक होता क्या है? हीट सिंक बेसिकली एक मेटल सीट होती है जो पावर ऑपरेटिंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है और जो इन पावर ऑपरेटिंग डिवाइसेस के एक्सेस पावर को क्या करती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिसिपेट करती है। ये होता है हमारा हीट सिंक। तो इन्हीं चीज़ों को पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इसमें लिखा है, इफ वी ऑपरेट एनी डिवाइस दैट if we operate in a device the heat is produced in that device, it is necessary to dissipate excess heat into the environment। मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सेस हीट है उसको इन्वायरमेंट में डिसिपेट करने की नीड होती है। इफ द एक्सेस हीट नॉट डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट देन देयर इज ए चांस टू डैमेज द डिवाइस विद द हीट। जो एक्सेस हीट है उस एक्सेस हीट के द्वारा जो डिवाइस है उसके परमानेंटली डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उस डिवाइस को हीट सिंक पर माउंट करने की नीड होती है। तो देखिए, हीट सिंक होता क्या है? हीट सिंक को हम कह सकते हैं, हीट सिंक क्या है? हीट सिंक इज द मेटल सीट। हम इसको कह सकते हैं, जो हीट सिंक है हम ऐसे कह सकते हैं, हीट सिंक इज the metal sheet that serves to dissipate the additional heat from power device। जो हाई पावर ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं उनकी एक्सेस हीट को क्या करती है? डिसिपिएट करती है टू द सराउंडिंग। पावर डिवाइस टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड द हीट सिंक। देखिए, हमने कहा हीट सिंक क्या है? हीट सिंक इज द मेटल सीट। हीट सिंक क्या है? बेसिकली एक मेटल सीट होती है दैट सर्व्स टू डिसिपिएट द एडिशनल हीट फ्रॉम द पावर डिवाइस टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट सिंक। अब हीट सिंक को अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर करने की नीड होगी। इसी को हमने लिखा है, टू अंडरस्टैंड दैट ए हीट सिंक हाउ मेनी हीट विल ट्रांसफर इनटू द सराउंडिंग इट विल डिपेंड ऑन द थर्मल रेजिस्टेंस। जो हीट सिंक है वो सराउंडिंग में, वातावरण में कितनी हीट डिसिपेट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो हमारा हीट सिंक है उस हीट सिंक का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, और ये थर्मल रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच का? जंक्शन टू द एम्बियंट। मतलब जो जंक्शन है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां से लेकर एम्बियंट मतलब वातावरण, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीट डिसिपिएट होगी टू द सराउंडिंग। और ऐसे केस में क्या होगा, जो डिवाइस है उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हीट सिंक है, हीट सिंक ऐसा होना चाहिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो और इनके बीच में प्रॉपर कपलिंग होनी चाहिए जिससे कि जंक्शन से जो भी हीट सिंक है वहां तक हीट प्रॉपरली ट्रांसफर हो सके और उस हीट सिंक के थ्रू वातावरण में ट्रांसफर हो सके, जिससे कि जो हमारे डिवाइस है वो डैमेज होने से बच जाए। इसी के लिए हमने देखिए लिखा है, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो अबाउट वी शुड
नो अबाउट कंपेरिजन ऑफ थर्मल क्वांटिटीज विथ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इसमें कुछ चीज़ों को कंपेयर करने की नीड होगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हमारा वोल्टेज होता है, तो इस वोल्टेज को हम कंपेयर कर सकते हैं टेम्परेचर से। जैसे थर्मल क्वांटिटीज में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कह सकते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस, इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो करंट है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं थर्मल पावर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर W से। और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट ओम होती है, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस से, जिसको हम थर्मल क्वांटिटीज में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस पर वाट। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को हमने कुछ थ्योरी में लिखा है। टू डिसिपिएट हीट फ्रॉम द थायरिस्टर टू द एम्बियंट, द पाथ टू फ्लो द हीट इज फ्रॉम जंक्शन टू केस of thyristor, then from case to sink, and after then sink to ambient. To oppose the flow of heat, there is a heat resistance between junction to case. एक resistance यहाँ पर होगा, that is JC. Between case to sink, एक जो है यहाँ पे case to sink होगा, और एक क्या होगा, sink to ambient, that is theta S to A. So total thermal resistance will be theta JA junction to ambient, that will be theta JC plus theta CS plus theta SA। इसको आप इस डायग्राम से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, ये हीट सिंक है, ये जो है हीट सिंक है। यहाँ पे ये जो है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा SCR है, ये जो है मान लेते हैं हमारा SCR है, ये SCR का जंक्शन, और जंक्शन के ऊपर ये केस लगा हुआ है, उस पर कुछ एक कवर है। तो जो भी हीट डेवलप होगी इसी जंक्शन पे डेवलप होगी। ये जो जंक्शंस हैं, ये जंक्शन, ये जंक्शन या फिर ये जंक्शन, जो हीट का प्रोडक्शन होगा इन्हीं जंक्शंस पर होगा। तो सबसे पहला जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, जंक्शन से केस पर आएगी, और फिर केस से क्या होगी, इस सिंक में आएगी, और फिर सिंक से कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी, वातावरण में जाएगी, जिसको हम एम्बियंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये जंक्शन से केस में जाएगी तो इसका कुछ न कुछ अपना एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा। इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज थीटा JC। इसको हम कह सकते हैं थीटा JC। इसी तरह से जब केस से सिंक में जा रही होगी तो इसके बीच का भी कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम कह सकते हैं थीटा केस टू सिंक। और इसी तरह से सिंक से जब एम्बियंट में ट्रांसफर होगी, वातावरण में, इसका भी अपना कुछ एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा। इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा SA। तो ओवरऑल कितने इसमें रेजिस्टेंसेज हो गए, 3 रेजिस्टेंस हो गए, थीटा JC, थीटा CS, थीटा SA, और सब मिला के क्या बन जाएगा, हम कह सकते हैं थीटा JA। तो हमारा देखिए, ये हमने यहाँ पे लिखा था थीटा JA जंक्शन टू एम्बियंट। तो जंक्शन टू एम्बियंट में कितने रेजिस्टेंस कुल रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, JC, थीटा CS, थीटा SA। मतलब जंक्शन टू एम्बियंट के बीच में कुल 3 रेजिस्टेंसेस काम कर रहे हैं, एक जंक्शन टू केस, केस टू सिंक, एंड सिंक टू एम्बियंट। तो टोटल अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात किया जाए तो जंक्शन का कुछ एक टेम्परेचर होगा, इसी टेम्परेचर को हमको एनवायरनमेंट में डिसिपिएट करना है। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर डेवलप हुआ और कितना जो है टेम्परेचर है एम्बियंट का, वातावरण का। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट ट्रांसफर के चांसेस होंगे। जैसे अगर हम ये कहें
कि जंक्शन पर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हो रहा है और वातावरण का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जंक्शन का। मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, दिस इज टी जे हो गया टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, और ये क्या हो गया, टी ए हो गया टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट। और बाकी जो है ये रेजिस्टेंसेस हो गए, मतलब जे सी, सी एस, मतलब जंक्शन टू केस, केस टू सिंक एंड सिंक टू एम्बियंट। तो एक तरह से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बेस में, तो हम इसको कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वोल्टेज से। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया करंट। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा करंट होगी, मतलब उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। साथ ही साथ इसमें एक फैक्टर ये भी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफ़र उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा ये हीट का ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के केस में करंट, जबकि इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, इसके कम होने पर ये ज़्यादा होगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें। तो इसको देखिए यहाँ पे इस सर्किट से समझ सकते हैं कि इसमें कुल 3 रेजिस्टेंसेज हैं, थीटा जे सी, थीटा सी एस, थीटा एस ए। दीज आर द टोटल रेजिस्टेंसेस and sum of these resistances is the total resistance between junction to ambient। ये टेम्परेचर डेवलप हुआ केस पर, इसी को इस टेम्परेचर के साथ रिलेट करके वातावरण में ट्रांसफर होना है। तो अभी हमने बताया कि इसके और इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंसेज जितने कम होंगे उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा। यही सारी चीज़ें इसमें। अब जो है हम जानते हैं कि कोई भी पावर डिसिपिएटिंग डिवाइस कितना कितना पावर डिसिपिएट करेगी ये इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है या उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये उस मेटल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो ज़्यादा हीट डिसिपिएट करेगी, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो कम हीट डिसिपिएट करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें एक हीट सिंक है ए, जिसका जो सरफेस एरिया दिया, डायमेंशंस दिया गया है, इसकी लंबाई मान लेते हैं ये है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 7.5 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई जो है 3.2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो डिसिपिएशन रेट है देखिए यहाँ पे पावर इन वाट, और ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसमें जो करंट होगी, करंट का मतलब डिसिपिएशन रेट होगा, वो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अभी जैसा हमने बताया था कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो ये V रिलेट किससे करता है, टेम्परेचर डिफरेंस से, थीटा 1 माइनस थीटा, मतलब T1 माइनस T2 से, ये रिलेट करता है वोल्टेज। और रेजिस्टेंस ये जो है रिलेट करता है किससे, थीटा से। तो थीटा इज द थर्मल रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर
हीट सिंक के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स ही है, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। आई की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पी कर सकते हैं, पी एवरेज पावर, एवरेज पावर मतलब हीट ट्रांसफर रेट। देखिए इस ग्राफ में यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस पे ये जो पावर है, पावर ट्रांसफर रेट, ये देखिए बढ़ रहा है। ये इस ग्राफ में यही दिखाया गया है। और यहीं पे अगर हीट सिंक की डायमेंशन और बढ़ा दी जा रही है तो इसका जो डिसिपिएशन रेट है वो और बढ़ गया। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री पर, मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस 60 है तो इस वाले केस में देखिए ये 40 के आसपास डिसिपिएशन रेट आ रहा है, और जबकि बी के लिए जो डिसिपिएशन रेट है ये करीब ये हो जा रहा है करीब 60 के आसपास आएगा, 60 के आसपास आएगा। इसी तरह से जो सी वाला है हीट सिंक, इसकी डायमेंशन और ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसी 60 डिग्री पर अगर देखा जाए तो इसका डिसिपिएशन रेट लगभग 80 के आसपास है। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे जैसे हम हीट सिंक की डायमेंशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो डिसिपिएशन रेट है, हीट डिसिपिएशन रेट, वो बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई एक तालाब है, उस तालाब का जो सरफेस एरिया है, ऊपर का जो खुला हुआ एरिया है, अगर मान लेते हैं दो तालाब हैं, दोनों की गहराई बराबर है, तो उसमें वह तालाब जल्दी सूख जाएगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका ऊपर का एरिया ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये एक तालाब है, ये दूसरा तालाब है, तो दोनों की अगर गहराई समान है तो ये जो है अपने सरफेस से ज्यादा ये अपने सरफेस से ज्यादा इसके सरफेस से ज्यादा वेपराइजेशन होगा, वाटर वेपराइजेशन, मतलब इसके सरफेस से ज्यादा वाष्पन होगा, जिसकी वजह से ये वाला तालाब जल्दी सूख जाएगा और ये वाला तालाब जो है कम जल्दी सूखेगा। तो ओवरऑल किस पे डिपेंड करा किया, इसके सरफेस एरिया पर। जैसे हमने कहा कि इसकी थिकनेस मान लेते हैं, इसकी गहराई इतनी है और इसकी भी गहराई मान लेते हैं इतनी ही है, तो गहराई समान होने पर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा वाष्पन करेगा, उससे ज्यादा वाष्पन होगा, ज्यादा वाष्पन होगा इसलिए ये जल्दी सूख जाएगा, ये जल्दी सूखेगा, ये देर में सूखेगा। तो सेम चीज यहाँ हीट सिंक के केस में भी यही है कि जो हीट सिंक बड़ा होगा, मटेरियल अगर सेम है, तो उसका जो हीट डिसिपिएशन रेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारे जो ग्राफ है ये यही दिखाए गए हैं, किसमें ये जो हीट सिंक आई है इसका सरफेस एरिया, मतलब इसकी जो डायमेंशन है सबसे बड़ी है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हीट डिसिपिएट कर रहा है। देखिए ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस पर ही जो है ये करीब मान के चलिए 20 पर ये करीब जो है 60 वाट के आसपास जो है ये हीट डिसिपिएट कर रहा है। जबकि जो ए है जिसका सरफेस, जिसकी जो डायमेंशन सबसे कम है इस वाले इन सभी ग्राफ में, तो ये जो है करीब 10 वाट के आसपास ही पावर डिसिपिएट कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे हीट सिंक का, वैसे वैसे उसका जो डिसिपिएशन रेट है, हीट डिसिपिएशन रेट, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें अगला हमने कुछ पॉइंट लिखा है, द ग्राफ विच इज शोन इन द प्रीवियस पेज represents as size of heat sink increases, the heat dissipation rate also increases. फाइनली जो कंक्लूजन हुआ वो ये हुआ कि जैसे जैसे
हीट सिंक की जो साइज है वो बढ़ती जा रही है, रिप्रेजेंट्स एज साइज ऑफ हीट सिंक इंक्रीजेज। जैसे जैसे हीट सिंक की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हीट डिसिपेशन रेट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये सारा कुछ हुआ हीट सिंक के बारे में। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक। तो हीट सिंक के केस में ये है कि हमें इस बात का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हम हीट सिंक बनाना चाह रहे हैं उसमें कितना हीट जनरेट हो रही है, कितनी एक्सेस हीट को हमको जो है इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करना है। इन चीज़ों के बारे में जब तक हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक हम प्रॉपर हीट सिंक का सिलेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हीट सिंक की साइज बड़ी होगी तो उसमें अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेगा, और अगर ज़रूरत से कम हीट को ट्रांसफ़र करेगा इन्वायरमेंट को तो इससे क्या होगा, जितनी हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए पूरी हीट ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इस वजह से जो डिवाइस है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ उस पर जो हीट सिंक लगाया जाएगा वो बर्न हो सकता है, वो जल सकता है। मतलब ओवरऑल वो हमारा हीट सिंक काम नहीं कर पाएगा, डिवाइस के खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इसीलिए हमको ये इस बात का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि जिस डिवाइस के लिए हम हीट सिंक बनाना चाह रहे हैं उसमें कितना एक्सेस हीट जनरेट हो रही है जिसको कि हमें एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए कितनी साइज का हीट सिंक हमको हमारे लिए सुटेबल होगा जो एक्सेस हीट को वातावरण को ट्रांसफ़र कर सके। ओवरऑल मतलब हीट सिंक ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा तो उसमें अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेगा, बहुत छोटा होगा तो वो जो है जितना हीट को डिसिपिएट करना है उतनी हीट को डिसिपिएट नहीं कर पाएगा। यही सारी चीज़ें हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे देखिए लिखा है। हीट सिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट for a device to protect it from heat if it provides path to transfer heat from device to ambient. So its selection is very important. It is important to know that what should be the size of heat sink that can dissipate excess heat to the environment. If the size of heat sink is small, then the required size. If the size of heat sink is small than the required size, then it may be burn cut and device में डैमेज। मतलब अगर जो रिक्वायर्ड साइज होनी चाहिए अगर उससे ये छोटी है हीट सिंक तो देन इट मे बी बर्न कट, मतलब जो हमारा हीट सिंक है वो जल के कट हो जाएगी और हम कह सकते हैं उस पर वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से ये भी चांस है कि जो हमारा डिवाइस है वो भी परमानेंटली डैमेज हो जाए। इसी तरह से है अगला पॉइंट, एंड इफ साइज ऑफ हीट सिंक इज लार्ज देन द रिक्वायर्ड साइज देन इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। तो ये क्या करेगी, उसमें जो खर्च है खर्च को बढ़ाएगी। सो इट इज नेसेसरी टू यूज इन internal interface material between two surfaces to improve thermal conductivity। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जब भी हम हीट सिंक को डिवाइस के साथ माउंट करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर थर्मल कंडक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं, जिससे कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन है और एक केस है तो यहाँ पर एक थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया जाएगा जिससे कि ये जो है जंक्शन की हीट को केस पर ट्रांसफर कर सके। इसी तरह से केस और इस सिंक के बीच में एक प्रॉपर थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे कि इजिली यहाँ से हीट इस पर ट्रांसफर हो सके केस पर, और यहाँ पर कंडक्टिव मटेरियल का यूज करने से जो केस की हीट होगी वो
सिंक में प्रॉपरली ट्रांसफर हो पाए। ये सारा कुछ था। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।